साहिल लुधियानवी ने लिखा था, तोड़ लेंगे हर एक शय से रिश्ता, तोड़ देने की नौबत तो आए। हम कयामत के खुद मुंतजिर हैं, पर किसी दिन कयामत तो आए। हम भी सुकरात हैं अहद नौ के, तश्न लभी न मर जाएं यारो। जहर हो या मए आतशी हो, कोई जामे शहादत तो आए। एक तहजीब है दोस्ती की, एक मायार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरव्वत ना सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। रिंद रस्ते में आंखें बिछाएं, जो कहे बिन सुने मान जाएं। नासेह नेक तीनत किसी शब, सुए कुए मलामत तो आए। इल्म तहजीब तारीख व मंतिक, लोग सोचेंगे इन मसलों पर। जिंदगी के मुशक्कत कदे में कोई अहदे फरागत तो आए। कांप उठे कसरे शाही के गुंबद, थर थराए जमी माबदों की। कूचा गर्दों की वहशत तो जागे, गमजदों को बगावत तो आए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ही दिन में होशो हवास ठिकाने आने लगे हैं। कल के दिन हमने बहुत सी चीज़ों की कीमतें कम होने की नवीद सुनी थी। हमें यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बेहतरी की जानिब गामजन हो चुका है। हमें यह बताया जा रहा था कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। हमें यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आने के बाद मईशत को इस्तेहकाम आने लगा। हमें यह बताया जा रहा था कि IMF के साथ अगर स्टाफ लेवल का मुआहिदा ना भी हुआ तो पाकिस्तान के अंदर माशी पहिए को चलाने के लिए हमारे पास प्लान बी मौजूद है। हमें यह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के बजट को सब्सिडाइज बनाया जाएगा। हमें यह बताया जा रहा था कि चीज़ों की कीमतें कम होती जाएंगी, इनमें मजीद इजाफा ना होगा। लेकिन आज के दिन खबर यह है कि 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,429 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 2,33,000 रुपए और इसी तरह फी 10 ग्राम सोने की कीमत भी बढ़कर 1,99,760 रुपए हो चुकी है। फी तोला चांदी की कीमत में 2,750 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,337 रुपए रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कीमत में भी इजाफा होने लगा। आज डॉलर जो है उसने फिर से उड़ान भरी है। उसके अलावा दीगर अशियाए खोरनोश की कीमतों की अगर बात की जाए, डीजल की बात की जाए जिसकी कीमत में कमी वाक़ हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद ट्रांसपोर्ट की मद में दूध बेचने वालों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। ये पाकिस्तान का माशी मंजरनामा है, क्योंकि तमाम अफराद जागते हैं। सारे लोगों को यह इल्म है कि आपकी तवज्जो मईशत के ऊपर नहीं है। सारे लोग ये जानते हैं कि आप सिर्फ बयानिया बनाने की जंग में। सारे लोग ये जानते हैं कि आपको दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से फुर्सत नहीं मिलती। सारे लोग ये जानते हैं कि आपको मेल मुलाकातों से फुर्सत नहीं मिलती। सारे लोग ये जानते हैं कि आप अपने सिर्फ इत्तेहादियों को मनाने और उनको बचाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। लेकिन इस नजर में वो जितनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज थीं वो फाल ना हो पाई। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर मौशी जिन जो है ये बेतहाशा बेकाबू होने लगा। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर एक आम चीज बेचने वाला भी ये जानता है कि अगर मैं कीमत पुरानी ही रखूंगा तो मेरे ऊपर किसी की पकड़ नहीं होने वाली। ये है पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा। और इससे राह निजात किस तरीके से इख्तियार करना है? वफाकी हुकूमत के पास वो जो प्लान बी मौजूद है, उस प्लान बी में क्या होगा, बजट में क्या होगा? वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। सूबों का तरक्याती बजट 1,558 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 359 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। कॉरपोरेशंस के लिए 141 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि खुसूसी एरियाज जिस तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उनके लिए 55 अरब के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है। KP में जम इलाकों के लिए जो नए जम इलाके हुए उनके लिए 55 अरब और SDGs का तरक्याती बजट 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड के लिए 100 अरब और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के जरिए 100 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई। इसके अलावा पंजाब के तरक्याती बजट को 426 अरब रुपए तक रखने की तजवीज़ दी गई, जो जुलाई से अक्टूबर सिर्फ 4 माह के लिए है। सिर्फ 4 माह के लिए। सवाल यह है कि वो जो तजवीज़ दी गई है उस तजवीज़ के तहत क्या निगरां हुकूमत बजट देने की मजाज है या नहीं है। ऐसे तनाजुर के अंदर माहिरीन कानून ये राय रखते हैं
कि ये जो बजट है ये वफाकी हुकूमत ही तश्कील दे सकती है। वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट में इस बजट को तश्कील दे और ये रकम मुख्तस कर दी जाए पंजाब के लिए। पंजाब इनफरादी तौर के ऊपर बजट नहीं बना सकता, खैबर पख्तूनख्वा इनफरादी तौर के ऊपर बजट नहीं बना सकता, क्योंकि वहाँ पर मुस्तकिल हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं पिछले कई व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें किधर से आएंगी। ये सबसे बड़ा मसला होगा कि जब आप बजट को तश्कील नहीं दे सकते, आपके पास इख्तियार नहीं होगा। ये एक अलग बात है कि इख्तियार तो बहुत सी चीज़ों के नहीं थे, तो वहाँ पे भी अगर तरक्याती काम चल रहे हैं तो हो सकता है कि ये बजट के लिए भी कोई नया कुलिया निकाल लिया जाए। बसूरत दीगर पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि वो बजट को तश्कील दें। अब इस मामले को वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट किस तनाजुर में देख रही है, ये एक सबसे बड़ा अहम मसला है। सिंध का तरक्याती बजट जो है वो 617 अरब, KP का तरक्याती बजट 268 अरब और बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रखने की तजवीज़ दी गई। अब इन तजावीज़ के बाद सब्सिडाइज सेक्टर कितने हैं? IMF से आपकी डील नहीं हो पा रही। इस साल के आखिर तक आपको 10 से 11 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है। अगले साल अगर IMF की आपके साथ डील नहीं हो पा रही तो अगले साल 21 अरब डॉलर्स की आपको बैरूनी अदायगियां करनी है। आपके रिजर्व्स जो हैं वो 4 से 5 अरब के दरमियान में है। आपके इस वक्त तरसेलाते ज़र में कमी वाक़ई हो रही है। आपकी इंपोर्ट में कमी वाक़ई होने के बावजूद भी आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स नहीं आ रहे। तो ये सारी अदायगियां किस तनाजुर में करेंगे? कहां से पैसा आएगा? कहां से डॉलर आएगा? कौन सा खजाना हाथ में लगा? किसने यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान का माशी मंजरनामा बेहतर हो जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपकी कमेटीज़ के अंदर ये बात हो रही है, कमेटी बराए ख़जाना के अंदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, वहाँ पे इंकशाफ ये हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा दिवालिया हो चुका है। अब इस तनाजुर में आपके पास प्लान बी अगर मौजूद था तो वो जो बातें हो रही थी कि जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि दिवालिया हो गया, तो प्लान बी को आपने वहां पे अमल दरामद क्यों ना करवाया? आपने वहां की सूरत हाल बेहतर क्यों ना करवाई? वो जो सेहत इंसाफ कार्ड अभी भी वहां पे चल रहा है, उसकी अदायगियां रुकने पे हजारों सर्जरीज मनसूख हुई हैं। उन लोगों का क्या बनेगा? उन लोगों की तरफ तवज्जो दीजिए। पिछले दिनों जो कॉन्स्पायरेसी चल रही थी उसके ऊपर मैंने बहुत सी बात की थी कि ये ख्याली इख्तरा है। राना सनाउल्लाह साहब रात गए अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो किसी बात का ऐलान कर जाते हैं और दूसरी तरफ से भी इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने तब भी ये बात की थी कि ये दोनों तरफ जहन की इख्तरा है, इसमें हकायक नहीं हो सकते। ना तो राना सनाउल्लाह साहब के पास हकायक उस वक्त मौजूद थे, अगर उनके पास होते तो वो मंजर आम पे आते कि हमारे हाथ एक ऑडियो लगी है जिस ऑडियो के अंदर ये एक प्लानिंग बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इल्ज़ामात में हकीकत थी तो इल्ज़ामात की हकीकत आज फिर खुल के वाज़े हो जाना चाहिए थी। लेकिन आज अदालत में पेशी के मौके पर ख़वातीन ने यह तस्दीक की है कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि उन्हें जेल में रखना ही ज़्यादती है, कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। एक खातून ने कहा कि सबसे बड़ी तस्लील ये है कि औरतों को रातों में घरों से उठा के लाया गया और ख़वातीन को इस तरह के मुकदमात का निशाना बनाया गया। ये वो मामला है जिसको वो ज़्यादती से तशबीह दे रही हैं। लेकिन कुली तौर के ऊपर एक पूरा हवा बनाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में और बैनुल अक़वामी सतह पे वो बात पहुंची, उसका जवाब कौन देगा? राना सनाउल्लाह साहब कि जिन्होंने रात की तारीकी में 12 बजे के करीब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ हकायक रखे, लेकिन उन हकायक के सबूत मंजर आम पे नहीं आ सके, या फिर उस पार्टी के लोगों के खिलाफ या सोशल मीडिया पे कंपेन चलाने वालों के खिलाफ इक़दामात होने चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की हर्जा सराई हुई, जिसकी वजह से फिर हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के हुक्काम को ये बताना पड़ा कि हमारे भी घर में माएँ बहनें हैं और हम इस पूरे मामले को बारीक बीनी से देख रहे हैं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसका जवाब किसने देना है? ये जवाब देने के लिए कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात करते हैं। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पंजाब के हेडक्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को करप्शन के मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी किए थे। अदालत ने कहा कि एंटी करप्शन की जानिब से कोई भी सबूत या ठोस शवाहिद अदालत में पेश न करने पर चौधरी परवेज़ इलाही को मुकदमे से बरी किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रोसिक्यूशन के लिए कि अगर आपके पास दलीलें मौजूद नहीं थीं, अगर आपके पास हकायक मौजूद नहीं थे, तो फिर
ये मुकदमा किस तरीके से दर्ज किया गया, उसके बाद तफ्तीश आपने क्या की, वो गवाहान जो आप ही के मुताबिक वादा माफ भी बन सकते हैं वो किधर गए, वो सरकारी अफसरान जो आपके मुताबिक किकबैक्स देने या लेने में मुलव्वस थे वो किधर गए, उनके बयानात किधर गए। अदालत ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर इल्जाम है कि उन्होंने एक्सीएन के साथ मिलकर जालसाजी की। परवेज इलाही पर इल्जाम है कि गुजरात में सड़कों की मरम्मत का काम और नई बनाने के काम में परवेज इलाही ने रिश्वत ली। परवेज इलाही पर इल्जाम है कि उन्होंने बोगस अदायगियां की जबकि मौके पर कोई काम ही नहीं किया गया, अगर कोई काम किया भी गया तो नाकारा मटेरियल इस्तेमाल करके कराया गया। परवेज इलाही पर इल्जाम है कि परवेज इलाही, मुनस इलाही और सरकारी अफसरान की बोगस अदायगियों की वजह से खजाने को नुकसान पहुंचा। अदालत ने कहा कि हैरानकुन बात यह है कि लॉ ऑफिसर ने बताया कि सारे मामले की छानबीन वो एडिशनल डायरेक्टर कर रहा है जो एंटी करप्शन में अभी आया। प्रोसिक्यूशन ने सारे मामले पर किसी भी शख्स का बयान रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ प्रोजेक्ट अभी तक जेर तामीर है, उन्होंने मुकम्मल नहीं किया गया। तफ्तीशी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया कि परफॉर्मेंस की गारंटी अभी भी है कि नहीं है। ताहम सरकारी खजाने से रकम निकालने के लिए एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। तफ्तीशी ने अदालत को इस बात से आगाह किया कि इस केस में जो एक्सीएन नामजद है वो मुल्क छोड़ के भाग चुका है। बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जाए, प्रोसिक्यूशन एक्सीएन को गिरफ्तार कर रही है जिसने सिर्फ फंड्स जारी किए। डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस मंजरनामे में ये नैब के केसेस और एंटी करप्शन के केसेस ये एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं कि इन केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन किस हद तक कमजोर होती है। यानी प्रोसिक्यूशन भी आप ही के लोग कर रहे हैं, आप ही के लोग उसकी तहकीकात करते रहते हैं, साल हर साल तहकीकात चलती हैं और सिविल अदालतों में नहीं, आप ही की अदालतों में। यानी आम अदालत में वो मुकदमा नहीं चलता, आप ही की अदालतों में मुकदमात भी चलते हैं और आप ही की अदालत से अगर वो बरी हो जाते हैं तो बताइए कि दुनिया भर के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगते हैं वो उन इल्ज़ामात की रोशनी में कितनी प्रोसिक्यूशन ऐसी है जो नाकाम रहती है और कितनी प्रोसिक्यूशन ऐसी है जो कामयाब रहती है। गिरफ्तारी के बाद की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर की रेशो निकालें तो पाकिस्तान का ये जो निज़ाम इंसाफ यहाँ पे मुतासिर हो रहा है, ये अदालती फैसलों से ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, ये प्रोसिक्यूशन से मुतासिर होता है कि हम अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम नहीं बेहतर कर सके। सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब साबिक वज़ीर आला रहे, वसीम अकरम प्लस भी रहे किसी के। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, ये आज उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर हुकूमत में 3 साल से मैं ज़ायद अरसा तक वज़ीर आला रहा और पीटीआई में अक्सर उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आती रहीं जिसको वो उस वक्त डिनाई भी करते रहे, कभी कभार वो खामोशी भी इख्तियार कर जाते थे। लेकिन फिर बाद में बानी पीटीआई ने उन्हें अपना वसीम अकरम प्लस करार दिया था। ताहम बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत के आखिरी अय्याम में उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाकर परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर किया था। अब इस मामले के ऊपर बहुत से लोग ये राय रखते थे कि इनकी पार्टी में वापसी नहीं हो सकती, हो सकता है कि इन्हें टिकट भी ना मिले। ये एक अलग सवाल है कि जो माजी का वसीम अकरम प्लस था उसे टिकट ना देने की बातें क्यों हो रही थी, लेकिन अब वो तमाम मंजरनामा छट चुका था। अब तमाम लोग जो हैं वो किसी और तरफ को चल पड़े थे, तो इस वजह से उस्मान बुज़दार साहब ने मुनासिब समझा कि इस बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए, तो उन्होंने धो लिए। इसमें कोई हैरत और अचंभे की बात नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर यह भी मुमकिन है कि जो आज कह रहे हैं कि हम नहीं अलहदा होंगे, ये भी अलहदगी इख्तियार कर जाए, ऐन मुमकिन। क्योंकि दूसरी तरफ जो पार्टी बनाने की तेज़ियाँ देखने में आ रही हैं, वो तेज़ियाँ कुछ ही दिनों के बाद पार्टी को रजिस्टर्ड करवा लेंगी। ये भी अलग बात है कि उनको मनाने की कोशिश की गई कि आप अभी तक पार्टी का नाम रजिस्टर्ड ना करवाएं, लेकिन जो हालिया मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के बाद तरीन साहब के मुतालिक तो ये भी कहा जा रहा है कि वो लंदन जाके बाबूजी से मुलाकात भी करेंगे। तो अगर इसी तरीके से तेज़ियाँ देखने में आती रहीं तो पार्टी बनना फिर दूर की बात नहीं है। अगले 2-4 हफ्तों में आप बाकायदा एक मुनज़्ज़म पार्टी लें, लेकिन वो पार्टी इस तरीके से टूट भी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों टूटेगी? देरीना कारकुन अगर एक पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, जो ये कहें कि माथे पे गोली मार दे पार्टी नहीं छोड़ूंगा, जो ये कहें कि हम पार्टी को नहीं छोड़ने वाले, जो ऐसे वक्त के दौरान वफाकी हुकूमत के मुखालिफ हो कि जब वफाकी हुकूमत इक़दामात उनके ख़िलाफ़ कर रही थी, तो उस वक्त अगर वो पार्टी को नहीं छोड़ के गए और इस मौके पर वो छोड़ गए, एक लम्हे में ये एक बड़ा सानिया था जिसके बाद वो छोड़ के गए। लेकिन अगर वो छोड़ के उधर चले गए तो हो सकता है कि वो उधर भी ना टिकें, उनका मकाम कहीं और पे हो। कानूनी मामलात के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने
चीफ जस्टिस वफाकी शरई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने से मुतल्लिक मीडिया में चलने वाली खबरों की तरदीद की। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी वजाहत में यह कहा गया कि हलफ बर्दारी के मौके पर चीफ जस्टिस वफाकी शरई कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और उनकी अहलिया को मुबारकबाद देने उनके पास गए, जहां मेरी सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात हुई। वजाहत में यह भी कहा गया कि उसके बाद जब मैं साबिक चीफ जस्टिस वफाकी शरई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवार के पास खड़ा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी वहां उनसे मिलने के लिए पहुंचे। एन उसी लम्हे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया ने मेरा अपना बाज़ रिश्तेदारों से तारुफ करवाना चाहा, जिसके सबब मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। यह लम्हा किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे यह तासुर गया कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुसाफिहा नहीं किया, हालांकि कबल अजीम मैं उनसे मिल चुका था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जारी वजाहत में कहा कि इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कसदन एक अलग ग्रुप बना रखा है। मैं बतौर जज आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ का पाबंद हूँ। इसके खिलाफ किसी चीफ की तायद नहीं कर सकता। खिलाफ हकायक एक मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है। ये एक वाज़े पैगाम था और जिसके बाद आज एक मंजर देखने को मिला कि पौधा लगाया गया और पौधा लगाते वक्त काजी फाइज ईसा साहब और चीफ जस्टिस साहब दोनों ने बेलचे से मट्टी को खोदा, पौधे को नस्ब किया, दुआ की, मौके पर मौजूद थे और खुशगवार माहौल था। अब ये लग रहा है कि इदारे के अंदर जो रिफ्ट है वो भी ख़त्म हो रही है। ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है ये रिफ्ट अगर ख़त्म हो रही है, ये माशी मंजरनामे को अच्छा करके दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, ये कब तक रहेगा? रिफ्ट ख़त्म होने की बुनियादी वजूहात ये भी हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस इजलास बुलाने से कबल शिकायत के जायजे के लिए मामला काउंसिल के सीनियर मेंबर को भिजवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये रिफ्ट खत्म होते होते इस नहज तक पहुंच चुकी है कि अगर किसी की तरफ से शिकायत आई है तो उस शिकायत को जांचने के लिए एक बेंच बना दिया गया। अब ये गुडविल जेस्चर है। अब हुकूमत के पास ऐसा मौका भी नहीं है कि एक जज के खिलाफ शिकायत थी और उसकी तहकीकात ना हो सकी। अब इस पे मुझे वो बात उमर अता बंदयाल साहब की याद आती है कि पार्लियामेंट भी देख ले, हम भी देख लेते हैं, वो अपने तनाजुर में देख ले, हम अपने तनाजुर में देख लेते हैं, मामलात को देख लेते हैं कि ऐसे मामलात में कौन तेज़ है। ये कल कहा गया था उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। तो आज ये देखने में आया कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, उसके जवाब में उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो मामला रेफर कर दिया। अब वो क्या फैसला आता है, पार्लियामेंट उसे मानती है, ये हुक्मरान उसे मानते हैं, वफाकी इत्तेहादी जमातें मानती हैं, या कुछ वकला जिनकी जानिब से वो दरखास्तें दायर की गई वो मानते हैं, ये एक अलग मामला है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पेपर्स दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी और 2016 में बड़े पैमाने पर खुफिया दस्तावेजात अफशा होने से ये पता चला था कि दुनिया भर की चोटी के जो अमीर और ताकतवर अफराद हैं वो अपनी दौलत कैसे छुपाते हैं और किस तरीके से कमाते हैं। ये दस्तावेजात पैनमा की एक लॉ फर्म मोसाक फोनेस्का से अफशा हुई और इनकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। पैनमा लीक्स में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के भी नाम सामने आया और इस वक्त से ये मामला मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाए रहा। इस मामले के ऊपर अब बहुत से लोग ऐसे भी गिरफ्त में आ जाएंगे या उनसे भी बाज़ पुरस होने लगेगी जो वफाकी हुकूमत के करीब तर हैं, उनसे भी बाज़ पुरस होने लगेगी जो अपोजिशन जमातों के करीब तर हैं। अब इस मामले के ऊपर नॉन पॉलिटिकल यानी ए पॉलिटिकल कौन कौन रहता है? वफाकी हुकूमत रहती है, हाथ खड़े कर देती है कि भाईजान अगर इसमें तहकीकात हो रही हैं तो तहकीकात पे हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर तो इस मामले पे रहती हैं तो ठीक, नहीं रहती हैं तो फिर एक नया महाज शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो कानून पास हुआ है उस कानून के ऊपर भी बहुत से इबहाम हैं। जो नया कानून पास हुआ जो रिव्यू के हवाले से था,
तो उसमें सवाल यह था कि क्या नवाज शरीफ साहब रिलीफ ले सकेंगे, क्या जहांगीर तरीन साहब रिलीफ ले सकेंगे। नया कानून असल में है क्या? सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 जो है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हुआ, जिस पर सदर मुमलिकत ने 26 मई को दस्तखत किए, इस कानून के तहत जिसे पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते मंजूर किया था, सबसे अहम तब्दीली यह है कि आज खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। इस कानून के तहत दूसरी अहम तब्दीली यह की गई कि नजरसानी की अपील की समाअत उस बेंच से बड़ा बेंच करेगा जिसके फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की गई हो। कानून के तहत अपील कुनिंदा को अपना वकील भी तब्दील करने का हक दिया गया। बिल में कहा गया कि नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरखास्त दायर की जा सकती है। एक अहम नुकता यह भी है कि नए कानून के तहत उन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले फैसला सुनाया गया। ताहम ऐसे अफराद को कानून नाफिज होने के 60 दिन के अंदर अपील दायर करना होगी। यही वो नुकता है जिसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है कि क्या इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे सियासतदान फायदा उठा सकते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की सजा सुनाई थी। अब इसका इत्तलाक क्या उन केसेस पर होगा जिनके फैसले में माजी हो गए? तो उसका जवाब ना में दिखाई देता है, क्योंकि जो जज ही ना रहे उन पर कैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होगा। पहले पैनल कुछ और होता था, अब पैनल कुछ और है। तो अगर उनके फैसले हैं तो उनके फैसलों को अब आप आके कैसे चैलेंज कर सकते हैं? जो फैसला 10 साल पहले हो चुका, तो इस तरह तो 50 साल पहले वाले भी उठेंगे और कहेंगे कि कानून अभी नाफिज हुआ है, हम वो फैसला नहीं मानते, हमें अपील का हक दिया जाए। तो इस तरह बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो बहुत से कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि इस पे बहस जो इख्तिताम पे पहुंचेगी वो ये होगी कि इस कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद जो केसेस हैं इनका इत्तलाक उस पर होगा। लेकिन अब इसमें यह देखना है कि वफाकी हुकूमत के पास नया ऑप्शन या नई चाल कौन सी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।